दी अकाउंटेंट मूवी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक डेंजरस गैंग के ऊपर जासूसी कर रहा होता है। फिर वो गैंग के सारे लोगों को एक एक करके मार डालता है और गोलियों की आवाज सुन के एक FBI एजेंट अंदर चला जाता है और वहाँ उसे हर तरफ लाशें ही लाशें दिखाई देती हैं। अब यहाँ जो शूटर होता है यानी कि वो आदमी, उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता, लेकिन वो FBI एजेंट पे पीछे से गन तान देता है और इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ हमें क्रिश्चियन को दिखाया जाता है जो कि एक स्पेशल बच्चा है जो हर तरह से दूसरों से अलग है। वो ना तो किसी से बात करता है ना ही किसी से आई कांटेक्ट बनाता है। आम लोगों की बातें उसे समझ नहीं आती, लेकिन वो मैथ्स, कैलकुलेशन और पजल्स में एक्सपर्ट है। क्रिश्चियन के पापा आर्मी जनरल हैं और वो चाहते हैं कि क्रिश्चियन एक आर्मी ऑफिसर बने, इसीलिए क्रिश्चियन के पेरेंट्स उसे न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं। उसका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम ब्रैक्स है जो बिल्कुल नॉर्मल है। अब न्यूरोलॉजिस्ट बताता है कि ऑटिज्म का कोई क्योर नहीं है, लेकिन अगर इसके स्पेशल टैलेंट्स को बूस्ट किया जाए तो वो लाइफ में बहुत आगे जा सकता है। अब एक दिन क्रिश्चियन को एक पजल सॉल्व करते टाइम उसका एक पीस नहीं मिल रहा होता, तब वो सबसे चिल्ला पड़ता है और तभी एक लड़की वहां आती है जो कि आर्टिस्टिक होती है और वो उसे मिसिंग पीस दे देती है और अब क्रिश्चियन शांत हो जाता है और उस पजल को सॉल्व कर लेता है। और यहाँ हम ये भी देख पाते हैं कि वो इतना जीनियस है कि वो पजल को भी उल्टा सॉल्व कर रहा होता है। अब क्रिश्चियन की माँ चाहती है कि वो एक नॉर्मल इंसान बने, पर उसके पापा इसे ट्रेनिंग देना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि क्रिश्चियन एक आर्मी ऑफिसर बने। अब 20-25 साल बाद क्रिश्चियन एक छोटी अकाउंटिंग फर्म चला रहा होता है। एक कपल जिनका घर जब्त होने जा रहा होता है वो क्रिश्चियन से मदद मांगने आते हैं। क्रिश्चियन प्रॉपर्टी डीलिंग और लॉस के लूपहोल्स को अच्छे से समझता है और उनका घर बचा लेता है। अगला सीन FBI हेडक्वार्टर्स का है जहां ट्रेजरी डायरेक्टर रे किंग अपनी डेटा एनालिसिस्ट मेरी बेथ को बुलाता है। यहां हमें पता चलता है कि बचपन में मेरी बेथ ने मर्डर किया था और सजा भी भुगत चुकी है, लेकिन उसने ये बात FBI से छुपाई हुई थी। अगर ये सबको पता चला तो मेरी बेथ की नौकरी चली जाएगी और उसे जेल भी हो सकती है। यहाँ रे किंग मेरी बेथ को कहता है कि अगर तुम मेरा काम करोगी तो मैं तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड मिटा दूंगा। वहीं वो बुजुर्ग कपल क्रिश्चियन को शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उसने उनका घर बचाया था। बदले में वो उसे अपने फार्म को यूज करने की परमिशन दे देते हैं। अब रे किंग मेरी बेथ को कुछ फोटोज दिखाता है जिसमें बड़े गैंगस्टर्स, इंटरनेशनल स्मगलर्स और टेररिस्ट होते हैं। वो मेरी बेथ को कहता है कि तुम्हें उनमें से एक आदमी का पता लगाना है, लेकिन किसी भी फोटो में उस आदमी का चेहरा नहीं दिख रहा होता। तो मेरी बेथ को समझ नहीं आता कि ये इंसान आखिर में कौन हो सकता है। फिर हमें क्रिस को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन उसके बचपन की यादें अब भी उसके दिमाग में होती हैं। उसके ऑटिज्म की वजह से उसकी माँ उसके पापा को छोड़कर चली गई थी। इस बात से क्रिश्चियन को बहुत बुरा लगा और वो अपने दर्द को भुलाने के लिए अपने शरीर को चोट पहुँचाने लगा। इतने साल बाद भी उसे वो दर्द याद रहते हैं। अगले दिन वो बुजुर्ग कपल के फार्म में शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसके शूटिंग स्किल्स देख के वो कपल भी हैरान हो जाते हैं। फिर क्रिश्चियन एक गैरेज में जाता है जहां उसकी अपनी एक एक्सपेंसिव कैरावन है। उसमें अलग अलग टाइप्स की गन्स, बॉम्ब, बहुत सारा कैश और कुछ पुरानी वैल्यूएबल्स पेंटिंग भी रखी होती हैं जिनका दाम 100 करोड़ से कम नहीं होगा। फिर क्रिश्चियन याद करता है कि वो जेल में था और वहाँ फ्रांसिस नाम के अकाउंटेंट से वो मिला था। क्रिश्चियन यूजुअली किसी से बात नहीं करता, लेकिन फ्रांसिस को वो अपने पापा की तरह समझने लगा था। फ्रांसिस भी क्रिश्चियन की तरह गैंगस्टर्स और स्मगलर्स का अकाउंटेंट था। उसे उनके इलीगल कैसीनोज, बैटिंग, इन सब के बारे में पहले से ही पता था। इसी वजह से पुलिस ने उसे अरेस्ट किया और वो जेल में था। पुलिस के टॉर्चर के बाद फ्रांसिस ने अपने क्लाइंट्स के इलीगल काम के बारे में सब कुछ बता दिया। उसकी टिप्स से FBI ने 6 महीने तक स्मगलिंग गैंग को फॉलो करके उनके इलीगल काम को ट्रैक किया और उन्हें पकड़ लिया। अब क्रिश्चियन अपने कैरावन में बैठकर एक नए क्लाइंट की तलाश कर रहा होता है। तभी उसकी नज़र लामार नाम के एक आदमी पर पड़ती है जो लिविंग रोबोटिक्स कंपनी का ओनर है। ये कंपनी रोबोट एक हाथ पैर बनाती है जिससे ह्यूमंस की हेल्प हो सके। पहले कंपनी बहुत छोटी थी पर अब काफ़ी बड़ी हो गई है। लामार अपनी प्राइवेट कंपनी को शेयर मार्केट में लाना चाहता है ताकि कंपनी और बड़े लेवल पर ग्रो कर सके। क्रिश्चियन को पता चलता है कि लिविंग रोबोटिक्स को अब एक अच्छा अकाउंटेंट चाहिए जो उनके अकाउंट्स को संभाल सके। तो क्रिश्चियन लामार से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ लामार की बहन रीटा होती है जो कंपनी की पार्टनर है। उसके साथ कंपनी का CFO भी होता है। रीटा बताती है कि नए ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी के अकाउंट्स में लगभग 200 करोड़ का घोटाला हुआ है। इस घोटाले की वजह से कंपनी शेयर मार्केट में नहीं जा सकती। क्रिश्चियन कहता है कि एक हफ्ते में वो सब कुछ क्लियर कर देगा। रीटा इम्प्रेस्ड होकर कहती है तुम 10 दिन भी ले लो, लेकिन प्रूव करके दिखाओ कि ये पैसा कहाँ गया है और ये घोटाला किसने किया है। लेकिन कंपनी का CFO गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो 15 साल से कंपनी के अकाउंट देख रहा होता है और सब अब उसी पर शक कर रहे होते हैं।
यहाँ मेरी बेथ रे किंग की फोटोज को अपने डेटा से वेरीफाई करती है। उसके पास एक स्मगलिंग गैंग के ऑडियो रिकॉर्ड्स भी होते हैं। जब FBI किसी गैंग पर स्पाई करती है तो वो उनके सीक्रेट हेडक्वार्टर्स में जाके माइक्रोफोन, कैमरा वगैरह लगा देती है। मेरी बेथ उन वीडियोस और फोटोज को देखकर और रिकॉर्डिंग्स को सुनकर इंफॉर्मेशन गैदर करती है। शुरुआत में एक FBI एजेंट को दिखाया गया था जो गैंग पर स्पाई कर रहा था। तभी एक आदमी ने पूरे गैंग को मार डाला और FBI एजेंट के सामने खड़ा हो गया। अब मेरी बेथ के पास उन दोनों के बीच की गई बात की रिकॉर्डिंग भी है। फिर वो क्रिश्चियन की साइड और बैक एंगल की फोटोज अपने कलीग को भेजती है और कहती है इनको डेटाबेस से मैच करो। लेकिन किसी भी फोटोज में क्रिश्चियन का पूरा चेहरा नहीं दिखता। अब सीन कट होता है और क्रिश्चियन लिविंग रोबोटिक्स के ओनर लामार से मिलता है, पर लामार का कहना है कि उसे अपने CFO पर पूरा भरोसा है और वो उसे धोखा नहीं दे सकता। लेकिन रीटा चाहती है कि क्रिश्चियन अकाउंट्स को चेक करे, इसलिए लामार क्रिश्चियन को परमिशन दे देता है। अगले सीन में एक हिटमैन जो एक प्रोफेशनल किलर है एक फेमस स्टॉक ब्रोकर से मिलता है। उस स्टॉक ब्रोकर ने रिसेंटली लिविंग रोबोटिक्स के बारे में कुछ गलत बोला था, जिसकी वजह से कंपनी की स्टॉक वैल्यू गिर गई थी। इस बात से गुस्सा होकर लिविंग रोबोटिक्स ने हिटमैन को हायर किया है। अब हिटमैन स्टॉक ब्रोकर को पीटता है और वार्न करता है कि अगर उसने फिर से लिविंग रोबोटिक्स के बारे में कुछ कहा तो वो उसे मार डालेगा। अगले दिन क्रिश्चियन लिविंग रोबोटिक्स के पिछले 15 साल के अकाउंट चेक करने जाता है। उसकी मदद के लिए कंपनी ने अपने अकाउंटेंट डाना को भेजा है, लेकिन वो रात भर बस फाइल तैयार करने के बाद थोड़ी देर के लिए सो गई। क्रिश्चियन उससे कहता है कि जाके आराम करो। फिर रे किंग को दिखाते हैं जो प्रेस मीट में होता है। वो कुछ ही दिनों में रिटायर होने वाला है और अपने करियर में कई सक्सेसफुल मिशन कंप्लीट कर चुका है। प्रेस वाले फिर उसकी कामयाबी का राज पूछते हैं तो वो कहता है कि ये सब कुछ मेरी टीम का एफर्ट है, मैं अकेला कुछ नहीं करता। फिर मैरी बेथ का कलीग कॉल करके बताता है कि कुछ साल पहले एक शूट आउट का वीडियो मिला था। उस वीडियो में जिस शूटर ने गैंग के 15 लोगों को मार डाला उसका चेहरा क्रिश्चियन की फोटो से मैच करता है। उस वीडियो के साथ एक ऑडियो भी होती है जिसमें एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। मैरी बेथ कहती है कि बैकग्राउंड वॉइस को फिल्टर करके मुझे भेज दो। फिर क्रिश्चियन को दिखाया जाता है जो लिविंग रोबोटिक्स के ऑफिस में लंच करता है और काफ़ी बातें करता है। लंच के बाद क्रिश्चियन एकदम तैयार हो जाता है जैसे वो लड़ाई के लिए जा रहा हो। वो नंबर्स और कैलकुलेशन में इतना तेज है कि एक बार अगर उसने फाइल देख ली तो उसका दिमाग सब कुछ याद कर लेता है। उसका दिमाग बिल्कुल कंप्यूटर की तरह काम करता है। फिर वो एक रात में 15 साल के अकाउंट को वो एक ही बार में बोर्ड पर उतार देता है। मार्कर्स लगभग खत्म हो चुके होते हैं। उस रात मैरी बेथ ध्यान से शूट आउट की रिकॉर्डिंग सुन रही होती है। फुल वॉल्यूम में उसे एक डरावनी आवाज़ सुनाई देती है जो एक नर्सरी राइम की तरह होती है। फिर देखा जाता है कि शूट करने वाला आदमी बचपन की राइम गाने लगता है। मैरी बेथ समझ जाती है कि इस आदमी का दिमाग ठीक नहीं है। दूसरी तरफ रिकॉर्ड चेक करने पर पता चलता है कि एग्जैक्टली $61 मिलियन का घोटाला हुआ है। ये पैसे कंपनी के रिकॉर्ड्स में नहीं दिखते, लेकिन वो सारे पैसे एक फेक कंपनी के नाम पर भेजे गए हैं। अब मॉर्निंग में रीटा क्रिश्चियन से पूछती है कि कोई नतीजे पर पहुंचे हो या बस मेरे विंडोज को खराब कर रहे हो। क्रिश्चियन कहता है कि $61 मिलियन गायब हैं। रीटा पूछती है कि चोर कौन है। क्रिश्चियन जवाब देता है कि CFO के अलावा और कौन हो सकता है। रीटा कहती है कि इसके बारे में एक डिटेल रिपोर्ट बना लो। अब रात को CFO के घर वही हिटमैन पहुंचता है। वो उससे कहता है कि जिस कंपनी में तुम काम कर रहे हो तुम उसी कंपनी को धोखा दे रहे हो। वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें मार दूं तो तुम्हारी वाइफ को रोना पड़ेगा, फिर मुझे उसे भी मारना पड़ेगा। तो तुम जो इंजेक्शन लेते हो आज उसका ओवरडोज ले लो, कोई शक नहीं होगा और वाइफ को इंश्योरेंस का पैसा भी मिल जाएगा। अगर नहीं किया तो पुलिस केस होगा और तुम्हारा परिवार सड़क पर आ जाएगा। CFO और कोई रास्ता ना देखकर ओवरडोज लेके मर जाता है। अब अगले दिन जब क्रिश्चियन लिविंग रोबोटिक्स पहुंचता है तब उसको सारे कैलकुलेशन मिटते हुए दिखते हैं। CEO लामार कहता है मुझे 61 मिलियन की फिगर नहीं है, पर मेरे दोस्त ने बदनामी की डर से अपनी जान ले ली है। वो 15 साल से मेरा CFO था। तुम अपना पेमेंट ले लो और मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। ये कहकर लामार चला जाता है। लेकिन क्रिश्चियन को जानना है कि ये सब किसने किया है। वो काम को बीच में नहीं छोड़ता तो वो घर जाकर भी इसके बारे में सोचता रहता है। फिर वो शूटिंग प्रैक्टिस के लिए फार्म हाउस जाता है। तभी उसे याद आता है कि उसके डैड ने उसे और उसके भाई को मार्शल फाइटिंग सिखाई थी। फार्म हाउस में दो हिटमैन एक बुजुर्ग कपल को धमकाते हैं कि उस आदमी को अंदर बुलाओ। अब जो आंटी होती हैं वो हिटमैन के कहने पर क्रिश्चियन को अंदर बुलाती हैं। तभी एक बुलेट हिटमैन को लगती है। दूसरा हिटमैन हैरान होता है कि ये अकाउंटेंट है या शूटर, क्योंकि इतनी दूर से शूट करना इम्पॉसिबल लगता है। क्रिश्चियन हिटमैन को कार के पीछे खींच लेता है और उसकी धुलाई करता है। फिर वो पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा। हिटमैन कहता है मैं किसी का नाम नहीं जानता, पर हमारी गैंग को पैसे दिए गए थे ताकि तुम दोनों को मारा जा सके।
फिर वो हिटमैन के पास डाना का फोटो देखता है और क्रिश्चियन को समझ आता है कि डाना अब खतरे में है। अब लिविंग रोबोटिक्स के टॉप ऑफिशियल को लगता है कि क्रिश्चियन और डाना को मार देना चाहिए क्योंकि उन्होंने अकाउंटेंट फ्रॉड के बारे में जान लिया है। क्रिश्चियन डाना को बचाने के लिए निकल पड़ता है। तभी उसकी पार्टनर कॉल करके कहती है, तुम एक लड़की को बचाने के लिए रिस्क क्यों ले रहे हो? तुम अपना सामान लेकर हर बार की तरह दूसरे शहर चले जाओ। पर क्रिश्चियन नहीं चाहता कि उसकी वजह से कोई लड़की मर जाए। इससे पहले कि हिटमैन डाना को कुछ करे, क्रिश्चियन उनसे लड़कर सबको मार गिराता है और डाना को लेकर सेफ जगह ले जाता है और डाना को अपने कारावान के अंदर जाने से मना करता है, पर वो भी अंदर चली जाती है। वहाँ पर गोल्ड, कैश, बॉम्ब्स और एक्सपेंसिव पेंटिंग्स होती हैं। ये सब देखकर डाना शॉक हो जाती है और पूछती है, ये सब तुम्हारे पास कहाँ से आया? तुम खुद एक गैंगस्टर हो या फिर गैंगस्टर के ग्रुप में काम करते हो? फिर वो एक पेंटिंग देखती है जो कि एक फेमस आर्टिस्ट की थी और उसका प्राइस आज 400 करोड़ है। डाना पूछती है, क्या ये डुप्लीकेट है? तुमने ये कहाँ से चुराया? क्रिश्चियन कहता है, नहीं, ये ओरिजिनल है। मेरे क्लाइंट ने मेरी फीस के बदले ये पेंटिंग मुझे गिफ्ट दी थी। डाना सोचती है, 400 करोड़ की पेंटिंग, तुम्हारा क्लाइंट क्या भगवान है? दूसरी तरफ मेरी बेत पता कर लेती है कि क्रिश्चियन को बचपन में ऑटिज्म था, पर वो बहुत इंटेलिजेंट भी था और नंबर्स का एक्सपर्ट था। तो वो सोचती है कि वो किसी नंबर से रिलेटेड प्रोफेशन में होगा, जैसे कोई अकाउंटेंट या फिर ऑडिटर। तब मेरी बेत और उसकी टीम 1000 अकाउंटेंट्स की लिस्ट चेक करते हैं जिनकी एनुअल इनकम 1 मिलियन या उससे ज़्यादा हो और जो बचपन में ऑटिज्म से पीड़ित हों, लेकिन कोई मैच नहीं मिलता। फिर वो $5 लाख इनकम वाले अकाउंटेंट्स की लिस्ट चेक करते हैं और 2500 अकाउंटेंट्स की डिटेल्स से क्रिश्चियन का मैच ढूंढने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ डाना और क्रिश्चियन एक होटल में होते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि लिविंग रोबोटिक्स ने 61 मिलियन का खर्चा दिखाया था, पर वो पैसे एक कंपनी के नाम पर ट्रांसफर किए गए थे। लेकिन सीएफओ को इससे क्या फायदा मिलता? तब एक डरावना सच रिवील होता है कि दरअसल सीएफओ ने घोटाला नहीं किया था। ये घोटाला सिर्फ लिविंग रोबोटिक्स के ओनर्स लामार और रीटा ने किया था। उनका प्लान था कि वो पहले पैसे एक फेक कंपनी को ट्रांसफर करेंगे और जब शेयर मार्केट में एंट्री होगी तो वो पैसे वापस लिविंग रोबोटिक्स में आ जाएंगे। ऐसा लगेगा कि उन्होंने इतना प्रॉफिट कमाया है और अपनी कंपनी के शेयर्स पब्लिक को बेच पाएंगे। $60 का शेयर 70 में बेचेगा। और अब ये क्लियर हो जाता है कि ये घोटाला रीटा और लामार ने किया है। अब क्रिश्चियन रीटा से मिलने जाता है, लेकिन उसे किसी ने ऑलरेडी मार दिया होता है। क्रिश्चियन उसके पीछे भागता है, पर वो बच जाता है। यहाँ मैरीबेथ और उसकी टीम 2500 में से 4 ऐसे अकाउंटेंट्स ढूंढ निकालते हैं जिनके नाम थोड़े अजीब होते हैं। उन कंपनीज के नाम 6 फेमस मैथमेटिशियन के नाम पर रखे गए होते हैं, लेकिन चारों फर्म्स का ओनर क्रिश्चियन ही होता है। उसके क्लाइंट्स की लिस्ट में बड़े गैंगस्टर्स, स्मगलर्स और खतरनाक बिजनेसमैन होते हैं और क्रिश्चियन इनसे काफ़ी पैसे कमाता है, लेकिन वो टैक्स के रिकॉर्ड में सिर्फ $5 लाख दिखाता है। मैरीबेथ को ये सब जानकर शॉक लगता है और उसे ये भी पता चलता है कि क्रिश्चियन अपनी इनकम का 90% एक हॉस्पिटल को डोनेट करता है। इसी वजह से उसकी इनकम कम दिखाई जाती है और इनकम टैक्स वाले उस पर शक नहीं करते और इन 4 कंपनीज के ओनर्स की फोटोज बिल्कुल क्रिश्चियन से मैच करती है। अब मैरीबेथ रे किंग को क्रिश्चियन के बारे में सब कुछ बता देती है और कह देती है कि ये वही अकाउंटेंट है जिसे आप ढूंढ रहे थे। यहाँ डाना को सेफ छोड़कर क्रिश्चियन चला जाता है क्योंकि अब उसकी जान को खतरा नहीं है और एफबीआई की टीम क्रिश्चियन के घर रेड करने जाती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि क्रिश्चियन ने अपने घर में हर चीज़ में कैमरा और मोशन सेंसर्स लगा रखे हैं। घर के पीछे 10 कैमरास हैं, लेकिन आगे एक बड़ा मशीन गन रखा है जो कोई भी आने वाले को मार सकता है। एफबीआई वालों को समझ नहीं आता कि ये किस तरीके का अकाउंटेंट है जो उनको इतना परेशान कर रहा है। दूसरी तरफ लामार के घर पर उस हिटमैन का गैंग उसे प्रोटेक्शन दे रहा होता है। लामार ने कंपनी के अकाउंट से काफ़ी पैसे एक कंपनी के नाम पर ट्रांसफ़र कराए थे। अब वो पैसे वापस लिविंग रोबोटिक्स में डालकर अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में डालना चाहता है। यहाँ मैरीबेथ रे किंग से कह देती है कि उसने उसका काम कर दिया है, अब वो उसके सारे रिकॉर्ड सिस्टम से हटा दे। रे किंग पूछता है, तुमने किसका खून किया और क्यों? मैरीबेथ बताती है कि उसकी बहन एक ड्रग एडिक्ट थी और एक ब्रोकर उसे ड्रग्स लाता था, लेकिन उसने उसकी बहन का फ़ायदा उठाना चाहा, इसलिए मैरीबेथ को उसको मारना पड़ा। अब रे किंग ये सुनकर अपना सच बताता है। मूवी की शुरुआत में जो एफबीआई एजेंट गैंग पर नज़र रखता था वो रे किंग ही था और जो गैंगस्टर्स को मार रहा था वो क्रिश्चियन था। क्रिश्चियन ने 15 गैंगस्टर्स को मार दिया था और रे किंग से एक सवाल किया। वो उसके सर पर गन रखकर कहता है कि क्या तुम एक अच्छे पिता हो? रे किंग बताता है कि उसके 2 बच्चे हैं और वो एक अच्छा पिता है, इसलिए वो क्रिश्चियन से कहता है कि मुझे मत मारो और क्रिश्चियन उसे छोड़ देता है। यहाँ फ्रांसिस, जो क्रिश्चियन को अपने पापा जैसा लगता था, एक अप्रूवर बन गया था और उसने अपने गैंगस्टर क्लाइंट्स की डिटेल्स पुलिस को दे दी थी।
रे किंग को ये काम दिया गया था और फ्रांसिस को अप्रूवर होने की वजह से सज़ा कम मिल गई थी। लेकिन जब फ्रांसिस बाहर निकला तब लिविंग रोबोटिक्स के हिटमैन गैंग ने उसे किडनैप कर लिया और टॉर्चर करके मार दिया। रे किंग को बहुत गिल्ट होता था कि वो फ्रांसिस को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, इसलिए उसने हिटमैन गैंग को 6 महीने तक फॉलो करके सबको मार देने का प्लान बनाया था। यहाँ क्रिश्चियन को भी पता चल गया था कि फ्रांसिस को गैंग ने मार दिया, तो उसने गैंग के 15 मेंबर्स को मार दिया था। लेकिन उसने रे किंग को नहीं मारा क्योंकि वो समझ गया था कि रे किंग भी फ्रांसिस की मौत का बदला लेने यहाँ आया था। ये सब होने के बाद रे किंग अपना रेजिग्नेशन देने जा रहा था जब उसे क्रिश्चियन की पार्टनर का कॉल आता है। ये वही लड़की थी जो सिर्फ फ़ोन पर क्रिश्चियन से बात करती थी। उसने रे किंग से कहा कि जल्दबाजी मत करो, मैं और क्रिश्चियन ने डिसाइड किया है कि हम आपको डेंजरस क्लाइंट्स के बारे में टिप देंगे, जैसे कि बड़े बड़े गैंगस्टर्स, स्मगलर्स और बड़े बड़े बिजनेसमैन। इन सबको पकड़कर आप अपने करियर में आगे बढ़ पाओगे। क्रिश्चियन गैंगस्टर्स के लिए काम करता था और उनसे अच्छे पैसे कमाता था, लेकिन अपनी पार्टनर के थ्रू उनके टिप्स रे किंग को दे देता था। रे किंग ने उन टिप्स की मदद से गैंगस्टर्स को पकड़कर अपनी पोजीशन इंप्रूव की और ट्रेजरी का डायरेक्टर बन गया। लेकिन रिटायर होने से पहले उसे जानना था कि वो कौन सा अच्छा इंसान है जिसकी वजह से उसे ये पोजीशन मिली है। इसलिए उसने मैरी बेथ को ये टास्क दिया था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि क्रिश्चियन आखिर में कैसा दिखता है। तब मैरी बेथ पूछती है, सर आपने मुझे क्यों चुना? रे किंग जवाब देता है कि मैं जानता हूँ तुम इंटेलिजेंट हो और मैं तुम्हारे स्किल्स को टेस्ट करना चाहता था। मेरे रिटायरमेंट के बाद क्रिश्चियन और उसकी पार्टनर तुम्हें इंटरनेशनल टिप्स देंगे। तुम उनकी मदद से अपनी पोजीशन और इम्प्रूव कर सकती हो। मैं चाहता हूँ कि एक दिन तुम भी मेरी तरह एक अच्छी पोजीशन पे आओ। अब मेरी बेथ पूछती है कि क्रिश्चियन जेल कैसे गया था, जबकि वो एक ऑटिस्टिक लड़का था। रे किंग बताता है कि क्रिश्चियन जब छोटा था तब उसके पिता ने उसकी माँ को छोड़ दिया था और उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी। उसके बाद क्रिश्चियन की माँ की डेथ हो गई और उनके फ्यूनरल में क्रिश्चियन और उसके पापा आए, लेकिन उसके दूसरे पिता ने उसके पहले पिता को बाहर निकालना चाहा, जिससे क्रिश्चियन की वहाँ फाइट हो गई और गलती से उसकी गन से उसके पिता को गोली लग गई और उनकी मौत हो गई। उसके बाद क्रिश्चियन को कुछ टाइम के लिए जेल में डाल दिया गया था। वहाँ उसकी मुलाकात फ्रांसिस से हुई थी और दोनों दोस्तों की तरह बातें करते थे। और फ्रांसिस की मौत का बदला लेने के लिए क्रिश्चियन ने 15 लोगों को मार डाला था। अब क्रिश्चियन मिलिट्री यूनिफॉर्म में गन्स और बॉम्ब्स लेकर लामार को मारने आया था। क्रिश्चियन एक एक करके बाहर खड़े हिटमैन गैंग के लोगों को मार रहा था। अब बाहर के सारे हिटमैन्स मर चुके थे और अंदर से कुछ हिटमैन गन लेकर आते हैं और क्रिश्चियन उनको मारने लगता है और उन दोनों के बीच शानदार गन फाइट होती है। अब क्रिश्चियन सबको मारकर अंदर जाता है और अंदर एक और हिटमैन था जो उसको मार रहा था। तब क्रिश्चियन एक बॉम्ब निकालता है और इस हिटमैन के बुलेट प्रूफ जैकेट में डाल देता है, जिससे वो हिटमैन वहीं के वहीं ऑन द स्पॉट मर जाता है। इससे क्रिश्चियन को भी थोड़ी बहुत चोट लगती है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। अब अंदर सिर्फ लामार और हिटमैन गैंग का लीडर बचा है। क्रिश्चियन ने हिटमैन गैंग के सारे आदमी मार दिए थे, पर हिटमैन क्रिश्चियन को देखकर शॉक हो जाता है। हिटमैन अपनी गन लेकर बाहर आता है, पर क्रिश्चियन को मारने की बजाय वो उसे कुछ नहीं करता। क्रिश्चियन भी उसे देखकर उससे पूछता है, कैसे हो मेरे भाई? ये सुन के पहले तो मुझे बिल्कुल अजीब लगा, लेकिन वो हिटमैन क्रिश्चियन का रियल भाई ब्रैक्स था। माँ के मरने के बाद क्रिश्चियन जेल गया था और 8 साल बाद दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे। यहाँ ब्रैक्स क्रिश्चियन से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर माँ के फ्यूनरल में जाना था तो मुझे बुला लेते, पापा को क्यों ले गए? तुम्हारी वजह से वो मर गए। दोनों एक दूसरे से काफ़ी लड़ते हैं लेकिन शूट नहीं करते। फिर दोनों आराम से बैठते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और पापा के बारे में बात करते हैं। सीसीटीवी पे ये सब देखकर लामार गुस्सा हो जाता है और ब्रैक्स को कहता है कि उसे अभी शूट करो। लेकिन अचानक क्रिश्चियन लामार के माथे पे गोली मार देता है और उसे मार डालता है और काम खत्म करके क्रिश्चियन वहाँ से निकल जाता है। ब्रैक्स उससे पूछता है कि अब हम दोबारा कब मिलेंगे? क्रिश्चियन जवाब देता है कि तुम जहाँ भी जाओगे 1 हफ्ते बाद मैं तुमसे मिलने आ जाऊँगा। अब सीन कट होता है और हम देखते हैं कि मेरी बेथ रे किंग को क्रिश्चियन के बदले लिविंग रोबोटिक्स के फ्रॉड के बारे में सारी डिटेल्स दे देती है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में रे किंग मेरी बेथ को आगे कर देता है और कहता है कि अब से तुम रिपोर्ट दोगी। रिपोर्टर्स पूछते हैं कि तुमने लिविंग रोबोटिक्स के फ्रॉड के बारे में कैसे पता लगाया? मेरी बेथ डिप्लोमेटिक जवाब देती है और कहती है कि ये मेरे टीम का काम है। अगले सीन में हमें क्रिश्चियन के हॉस्पिटल को दिखाया जाता है, जहां वो अपनी कमाई का 90% डोनेट करता है। ये वही हॉस्पिटल है जहां क्रिश्चियन के पेरेंट्स उसे बचपन में ले आए थे। क्रिश्चियन की पार्टनर जो एक कंप्यूटर एक्सपर्ट है, वो भी ये हॉस्पिटल का हिस्सा है और FBI को क्रिमिनल क्लाइंट्स के बारे में टिप्स देती रहती है। दूसरी तरफ डाना क्रिश्चियन के गैरेज जाती है, लेकिन ना तो क्रिश्चियन वहाँ होता है ना ही उसका कारवां। फिर वो क्रिश्चियन के घर जाती है और बुलेट होल्स को सील कर देती है। तभी एक कुरियर आता है जिसमें एक बहुत मशहूर पेंटिंग होती है। डाना पहचान जाती है कि ये असली पेंटिंग है जिसका दाम 400 करोड़ से भी ज़्यादा है।
ये पेंटिंग क्रिश्चियन ने डाना के लिए भेजी है क्योंकि उसे पता है कि डाना को ये पेंटिंग बहुत पसंद है। लास्ट सीन में क्रिश्चियन अपना काम खत्म करके दूसरे शहर जाता है जहां वो नई शुरुआत करेगा, जहां उसका खतरनाक और तेज दिमाग वाला खेल जारी रहेगा। और इसी के साथ दी अकाउंटेंट मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।